सभी हिंदी प्रेमियों को सहर्ष स्वागत। आज हमारा 47वां व्याख्यान है, व्याख्यान माला के 47वां व्याख्यान है। और इस कोविड के इस माहौल में जैसे हमने 2 साल पहले जो शुरू किया था, बराबर हमारी व्याख्यान माला आगे बढ़ रही है। ये आप सबके सहयोग के कारण है, इसीलिए सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इस व्याख्यान माला के शुभारंभ के लिए हमें प्रोत्साहन देने वाले हमारे प्राचार्य और हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बिंदु वलसार और इसकी सफल संयोजिका डॉक्टर शबाना हबीब को भी मैं धन्यवाद देकर आज का व्याख्यान में शुरू करती हूँ। और आज हम आपके सामने परिचय करवा रही है ऐसी हस्ती से जो शिक्षा विदुषी भी है और साथ साथ साहित्यकार भी है, डॉक्टर लता अग्रवाल। वैसे हिंदी प्रेमियों के लिए लता जी किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि वे अपनी रचनाओं द्वारा काफी मशहूर है। अभी एक महाविद्यालय में लता जी प्राचार्य हैं और पिछले 11 वर्षों से आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कहानी तथा कविताओं का प्रसारण करती रहती है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में बहुत सारी रचनाएं उनके निकले हैं और मैं उनकी रचनाओं के बारे में जरा आपसे परिचय करवाना चाहती हूँ। उनके बहुत सारे शिक्षा पर और अन्य साहित्यिक विधाओं पर उनके बहुत सारे संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। शिक्षा पर उनके संग्रह है भाषा शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, सूक्ष्म अध्ययन और अधीनस्थ प्रशिक्षण, आओ जाने भाषा, खेल खेल में भाषा, पाठ्यक्रम के पार भाषा, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड मेजरमेंट, लिंग विद्यालय एवं समाज, भाषा बोध और प्रारंभिक भाषा विकास, हिंदी पाठ योजना। इतने शिक्षा पर उनके संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और उनके कविताओं पर मैं बरगद पर उनके 131 कविता का एकल संग्रह निकला है, जो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी चुना गया है। और मां पर उनके 111 कविताओं के एक संग्रह निकला है। पिता पर कविता संग्रह है, हस्ताक्षर है पिता, झांकती है किताब। इस तरह कविता पर उनके संग्रह बहुत सारे निकले हैं। और वे एक बाल साहित्यकार भी है। असर आपका, मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर, पुस्तक मित्र महान, मुस्कान, तितली और तितली फिर आएगी, लकी है हम, आत्मविश्वास का तावीज, गीता में मूल्य शिक्षा, ये उनके बाल साहित्य ग्रंथ है। और उनके कहानी संग्रह है सिंदूर का सुख, सांची बेटियां, नीला मलहम, भारत के ब्रह्मास्त्र। लेखक कथा के क्षेत्र में भी उनके नाम है। मूल्यहीनता का संतरास उनके लेखक कथा संग्रह है। गांधारी नहीं हूं मैं, तितली फिर आएगी, दहेज का दर, धीमा जहर, किन्नर समाज की लेखक कथाएं उनके लेखक कथा संग्रह में है। और उनके सबसे मशहूर उपन्यास है मंगलामुखी, जो किन्नर पर आधारित एक उपन्यास है। और समीक्षात्मक ग्रंथ भी उनके निकले हैं। पयोथी हो जाने का अर्थ, उत्तर सोमारू, वनमाली की कहानियों से गुजरते हुए, मधुकांत की 51 लेखक कथाएं और उनका समीक्षात्मक अध्ययन आदि समीक्षात्मक ग्रंथ भी उनके निकले हैं। इस तरह साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी प्रतिभा का परिचय वे दिखा चुके हैं। और उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजे गए हैं। साहित्य रत्न मॉरिशस हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य रत्न पुरस्कार, गोल्डन बुक ऑफ विश्व मैत्री मंच द्वारा ये छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे गए हैं। ऐसे मशहूर का परिचय कर रही हूँ। और आज हमारा व्याख्यान का विषय है
ट्रांसजेंडर अस्तित्व वर्तमान साहित्य पर, और उनकी लता जी की कहानियां और उनके वर्तमान साहित्य के किन्नर और किन्नरों पर हम भी व्याख्यान माला में 3-4 व्याख्यान हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उनके मंगलामुखी उपन्यास बहुत ही मार्मिक उपन्यास के किन्नर पर आधारित, और इस विषय पर इसीलिए व्याख्यान देने के लिए बहुत ही माहिर है लता जी। इसीलिए वर्तमान साहित्य पर ट्रांसजेंडर अस्तित्व इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए मैं सादर लता जी का स्वागत करती हूँ। इस मंच आपके लिए खुला है लता जी, स्वागत। नमस्कार। आज के आयोजन के लिए मैं प्राचार्य डॉक्टर चांदनी साम एसपी जी का, विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिंदु जी, संयोजिका शबाना हबीब जी और संचालन कर रही हैं हमारी सुमा मैडम, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जितने श्रोता साथ में जुड़े हैं, जितने शोधार्थी या छात्र जुड़े हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। आवाज ठीक पहुंच रही मेरी? हाँ जी, बराबर है। हाँ जी। तो हम लोग आज का हमारा विषय है, मैं सीधे विषय पर आती हूँ, वर्तमान साहित्य और किन्नर अस्तित्व। अगर शुरुआत में ऐसे करूं कि साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते हैं, और यह मानते हैं कि जो कुछ हमारे समाज, चाहे अतीत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य में जो संभावनाएं हैं, वो सब हम साहित्य के माध्यम से जानते हैं। जितनी भी घटनाएं अतीत में हो चुकी हैं, उन सब घटनाओं के हम साक्षी तो नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से हमें वो जानकारियां मिलती रही हैं और हम उससे अवगत होते रहे हैं, और उसी से शिक्षा लेकर, अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि उसी से शिक्षा लेकर हम लोग अपना वर्तमान सुधारते हैं और भविष्य को संरक्षित करते हैं। इस दृष्टि से हम साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, और इसी साहित्य ने हमेशा समय समय पर जो भी समाज की समस्याएं रही हैं, जो भी विमर्श योग्य मुद्दे रहे हैं, वो सब साहित्य ने उठाए हैं। और इस मामले में साहित्य ने उन सब समस्याओं से समाज को, देश को अवगत कराया है, और यही साहित्य की जिम्मेदारी है। तो इस सिलसिले में समय समय पर आदिवासी साहित्य, अभी हम देख रहे थे बीच में किसानों से जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, साहित्य ने उठाए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। नारी विमर्श, मैं समझती हूँ साहित्य ने ही नारी को आज जो नारी के अधिकारों और कर्तव्य को लेकर जो मुहिम चली थी, उसमें साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन्हीं मुद्दों में रहते एक मुद्दा और शामिल हुआ था, वह मुद्दा था किन्नर विमर्श। किन्नर विमर्श को हम साहित्य के क्षेत्र में दृष्टि से देखते हैं कि किन्नर क्या है। मैं समझती हूँ से एक दशक पूर्व तक हमारे लिए एक रहस्य का विषय था। शायद ये रहस्य के कारण ही हमारे लिए वो मुद्दा कुछ ज्यादा रोचक और रोमांचित कर देने वाला था। हम लोगों की दृष्टि हमेशा, कहीं भी हम उन्हें देखते थे तो कुछ अलग सा अनुभव हम उनको, या हमारी दृष्टि में कुछ अलग से प्रश्न दिखाई देते थे उन्हें देखकर। कारण सिर्फ इतना था कि यह समुदाय हमारे समाज से कुछ अलग हटकर है, ये हमारे साथ नहीं रहता, इसकी जीवनचर्या कुछ अलग है, इनकी भाषा कुछ अलग है, इनके आचार विचार, इनका रहने का तरीका, इनका बात करने का तरीका, ये सब हमसे जुदा है। और ये जो अलगाव है, ये जो अलग दिखने की प्रवृत्ति है, यही हमारे लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इस दृष्टि से अगर हम साहित्य के क्षेत्र में किन्नर विमर्श की बात करें, तो हमें पौराणिक साहित्य में, पौराणिक संदर्भों में किन्नर विमर्श दिखाई देता है। किंतु
मुख्य विषय के रूप में नहीं, सिर्फ एक अटैचमेंट की तरह हमें किन्नर विमर्श दिखाई देता है। कैसे हम देखते हैं रामायण के दौर में, जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाते हैं और सभी अयोध्यावासी उन्हें छोड़ने जाते हैं, तो नदी के किनारे तक लौट जाने के बाद सारे लोग लौट आते हैं और किन्नर समुदाय वहीं रुका रहता है, क्योंकि भगवान ने उन्हें कहा था, जाने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा नर नारी लौट जाओ, तो उन्होंने कहा हम तो न नर हैं न नारी हैं, इसी को उनके आने तक 14 वर्ष तक वहां प्रतीक्षा करते रहे और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान श्री राम की ओर से वरदान मिला साम्राज्य होगा। तो ये रामायण में कहूँ कि उस काल में रामायण में हमें ये संदर्भ देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हमें बात करूं तो महाभारत काल की, महाभारत काल में सबसे पहले तो अर्जुन को जब वनवास मिला था और उसने राजा विराट के यहाँ बृहन्नला का रूप, उनको पहले ही श्राप, एक तरह से श्राप का बृहन्नला के रूप में, और वहां पर उन्होंने उत्तर को खाया था। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजकुमारी को उन्होंने नृत्य सिखाया था। इसका मतलब है कि उनकी भूमिका तो नृत्य किया है, वो रहे होंगे। उसके बाद भीष्म और अम्बा के बीच के विवाह हम लोग देखते हैं कि किस तरह भीष्म ने काशी नरेश की तीनों कन्याओं को हरण करके लाए थे लग्न मंडप से, और उसमें अम्बा, जिसका न तो यहाँ की रही न वहां की रही, उसको जहां वो जाना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी, उन्होंने ठुकरा दिया कि मैं ऐसी पराजित की हुई स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। और वहां पर भी चूंकि वो किसी और को मन से वरण कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी वहां स्वीकार नहीं किया। तो इस श्रापवश अम्बा ने जो तपस्या करके इस रूप को हासिल किया, उन्होंने भगवान से तपस्या करके यह रूप मांगा कि मैं किसी भी तरह भीष्म का वध करूं, मुझे ऐसी शक्ति, मुझे ऐसी साधना, तपस्या, मुझे बल दीजिए आप। तो उसने तप करके यह रूप मांगा था। तो अब आप देखेंगे कि वो किन्नर जो रामायण के दौर में थे, वो किन्नर जो महाभारत के दौर में थे बृहन्नला के रूप में, चाहे वह अम्बा शिखंडी के रूप में हो, ये तीनों रूपों को अगर आप देखेंगे, अगर हम इन पे साहित्यिक दृष्टि डालते हैं, तो आप स्वयं उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये तीनों पात्र कहीं भी कमजोर नहीं हैं। इन्हें कहीं भी नपुंसक के रूप में नहीं देखा गया है। नपुंसक, शक्तिहीन, जो किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो, तो उन्हें ये तीनों पात्र अपने आप में मजबूत हैं। 14 वर्ष राम का इंतजार करना आसान बात नहीं है। उन्होंने वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने बल का, अपनी तपस्या का प्रदर्शन किया। बृहन्नला में भी वो एक सम्मानित पात्र के रूप में आते हैं, और शिखंडी को तो हम लोग क्या कहें, स्वयं ईश्वर ने मतलब अवाक हैं कि भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ ब्रह्मचर्य व्यक्ति की मृत्यु का जो कारण बने शिखंडी, वो कमजोर पात्र तो हो ही नहीं सकता। तो इतिहास में हम अगर देखते हैं, पौराणिक संदर्भ में अगर देखते हैं, तो हमें कहीं भी किन्नर समुदाय कमजोर दिखाई नहीं देता है। फिर हम बात करते हैं हमारे साम्राज्यवाद की ओर चलते हैं हम। तो साम्राज्यवाद में आप देखेंगे राजा महाराजाओं के महलों में किन्नरों को रोजगार के रूप में रखा जाता था। उन्हें नियुक्ति मिलती थी वहां पर रानियों के हरम में उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्त्री अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए उन्हें रखते थे, तो निश्चित रूप से कहीं भी वो कमजोर पात्र तो रहे नहीं कि जो रानियों की रक्षा के लिए रखे जाएं। निश्चित रूप से उनमें कहीं ना कहीं वो शक्ति देखी होगी राजा महाराजाओं ने, इसलिए उनको रखा। उसके पीछे और भी कई कारण हैं, उस पे हम अभी यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है,
लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि राजा महाराजाओं ने यदि उन्हें अपने साम्राज्य में स्थान दिया है तो वो कमजोर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आता है ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद किन्नरों की स्थिति पतन की ओर जाने लगी। उसके पीछे कई कारण थे। ये अपने साम्राज्य से जुड़े होते थे, अपने राजाओं के वफादार होते थे, और ब्रिटिश सेंध लगाना चाहते थे तो वो सेंध लगाने में असमर्थ हो पा रहे थे। इस कारण भी उन्होंने किन्नरों के लिए काफी उनके जीवन में संतरास पैदा किया, उन्हें काफी परेशान किया। कईयों को तो समूह में ऐसे बांध के तोप के सामने रख के उनको उड़ा दिया। तो इस दृष्टि से भी मैं ये बताना चाहूंगी, अभी भी मैं आगे भी मैं बात करूंगी अपनी कहानी संग्रह पे। मैंने उसमें लिया हुआ है कि किन्नर का इतिहास अगर हम देखते हैं, ये इतिहास हमें कहीं लिखित रूप में मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे मिला नहीं। बस मैंने सुना है कि देश की आजादी की लड़ाई में किन्नरों का महत्वपूर्ण योगदान है। कई जगह उन्हें तोप के सामने रखकर उड़ाया गया और उन्होंने मृत्यु को वरण करना मंजूर किया, लेकिन अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार बने रहे। तो ये भी एक किन्नर समुदाय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ भी मैं मानती हूँ कि कहीं भी किन्नर समुदाय कमजोर नहीं था, और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, उन्हें परेशान कर दिया, तो निश्चित रूप से वो कमजोर तो हो ही नहीं सकते। किंतु ब्रिटिश साम्राज्य में जब उन्हें उन पे इतने कठोर नीतियां लगा दी और उन्हें एक सामूहिक रूप से जहां वो जीते थे वो हटके उन्हें कहीं गुप्त स्थान अपना खोजना पड़ा। तो इस तरह गुप्त स्थान की तलाश में धीरे धीरे वो हमारे समाज से दूर होते चले गए और समाज के हाशिए पर आ गए। तो यहाँ से उनकी स्थिति शुरू होती है, यहाँ से उनका विमर्श शुरू होता है, जो कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ जब ये स्थिति बन चुकी, तब कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर का ऐसा विज्ञान भी कहता है कि हमारे दुम हुआ करती थी कभी, और जब दुम का प्रयोग ही बंद हो गया तो धीरे धीरे वो दुम मनुष्य के शरीर से अलग हो गई। तो यही कारण है कि किन्नर समाज जब बहुत दिनों तक लुप्त प्राय रहा, जंगलों में रहा, गुफाओं में रहा, अपने आप को समेटे रहा, तो धीरे धीरे वो समाज से कटता चला गया और इस दृष्टि से वह समाज का एक अंग होकर भी उससे अलग हो गया। यहाँ से उनकी परेशानियां शुरू हुई। अलग रहने के कारण शिक्षा उनकी प्रभावित हुई, उन्हें रोजी रोटी के साधन नहीं मिल रहे थे। कहीं ना कहीं से उनको जीना तो है, जब जीवित हैं तो पेट तो लगा ही हुआ है। तो फिर उन्होंने अपने नाचने गाने के हुनर को अपना व्यवसाय बनाया और इस तरह वो व्यवसाय में आए। ये स्थितियां बनती गई। फिर हुआ हमारे समाज का दृष्टिकोण बदल गया उनके प्रति। हमने समाज का जो बंटवारा किया उसमें पुरुष प्रथम, स्त्री द्वितीय, सिर्फ दो लोगों को हमने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना और हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है वो लिंग व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर केवल दो ही लिंगों को, दो ही जेंडर को महत्व दिया गया, लेकिन तीसरा जेंडर भी समाज में है और आज से नहीं है, पौराणिक काल से ये जेंडर हमारे समाज में है। इसको हम अनदेखी नहीं कर सकते और वो हमने उनकी अनदेखी की और यही कारण है कि उनके जीवन में पतन पैदा हुआ, पतन शुरू हुआ और पतन शुरू होने के कारण आक्रोश। अब आप देखेंगे कि कई ऐसे, चूंकि मैंने उन पे बहुत काम किया है और जिस समय मेरे मन में ये विचार आया था कि मुझे थर्ड जेंडर पे काम करना है, तो मैंने ये तय किया था कि मुझे मसाला नहीं लेना है, मुझे मसालेदार लेखन नहीं करना है, मुझे उनके जीवन से जुड़ी हुई यथार्थ परिस्थितियों को समाज के सामने रखना है। तो इस दृष्टि से मैंने बहुत अलग अलग प्रांतों में बहुत से किन्नरों के साथ संपर्क किया, उनके इंटरव्यूज लिए हैं मैंने, उनके साथ रही हूँ मैं, और मैंने उनके
मैं कहूंगी कि आसान नहीं है। उनके साथ रहना, उनसे बात करना एक बार आसान है, लेकिन उनके भीतर क्या चल रहा है उसको उन तक उसको बाहर लाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और मुझे इस काम में लगभग 1 साल लगा। उनसे मित्रता मेरी हो गई, वो मुझे बहुत स्नेह भी देते रहे, लेकिन अपने जीवन के रहस्य को, अपने जीवन की घटनाओं को, अपने अतीत को वो बहुत आसानी से किसी के सामने लेकर नहीं आते हैं। और मुझे ये सब जानने में काफी लंबा समय लगा, लेकिन मैं ये कर पाई और अपने मिशन में कामयाब हुई, इस बात का मुझे संतोष भी है। तो ये सब चीजें जब मैंने जानी, तब मैंने देखा कि उनके जीवन में कितनी पीड़ा है। और हम लोग कहते हैं कि देखा दुनिया का दुख देखा तो अपना दुख बहुत थोड़ा लगा। तो जब मैंने उनको, उनकी परिस्थितियों को जाना, उनके अकेलेपन को जाना, तब मुझे एहसास हुआ कि उनके जीवन पर वाकई बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो इस तरह उनकी जो लड़ाई, पहली बात तो अभी तक, आज से 2014 में जब उन्हें भारत सरकार की ओर से भी थोड़ी सी राहत मिली, उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में पहचान मिली, तब जाकर उनमें भी आत्मविश्वास आया और उन्हें भी लगा कि हम भी इस समाज का एक हिस्सा हैं, और वे अपनी जंग के लिए, अपने अधिकारों के लिए फिर आगे आने लगे। और साहित्य के माध्यम से मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा, 1 दशक से किन्नर केंद्र में आए हैं साहित्यकारों के, और साहित्यकारों की दृष्टि उन तक गई है, उनके जीवन तक गई है, उनकी समस्याओं तक गई है। और साहित्यकारों ने, कहते हैं ना, साहित्यकार एक सजग प्रहरी होता है। तो साहित्यकारों ने इस मुद्दे को उठाकर वाकई में समाज के समक्ष एक तरह से कहे कि किन्नर जीवन को रख दिया है, और समाज उसमें अपना आत्ममूल्यांकन कर रहा है कि वो इस किन्नर समुदाय के साथ हो रहे व्यवहार में उनकी अपनी क्या भूमिका है और वो कहाँ हैं। तो इस तरह साहित्य ने जब किन्नर विमर्श को उठाया तो काफी सारी स्थितियां सामने आई। ये जानकारी मिली कि किन्नर जीवन कैसा होता है, वो लोग डेरे तक कैसे पहुंचते हैं। कई ऐसे किन्नर हैं जिन्हें बचपन में माता पिता छोड़ गए। कई ऐसे हैं किन्नर जिन्होंने युवा उम्र में आकर, मैंने जिन लोगों से बात की है, तो कई ऐसे हैं कि 3 से 5 वर्ष की उम्र में डेरे में आए हैं, जिन्हें उनके माता पिता छोड़ गए, ऊपर से कुछ पैसे दे गए कि भाई ये बच्चा ऐसा है, इसे आप संभालो। यहाँ भोपाल की जो किन्नर गुरु हैं, वो 19 साल की उम्र में वहां आई। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपने जब इतनी उम्र बिता दी अपने परिवार के साथ, तो फिर 19 वर्ष की उम्र में आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, तब उनका एक दृष्टिकोण मुझे मिला कि माँ के रहते, और जितने भी मैंने किन्नरों से बात की, बहुत सारे इंटरव्यू है मेरे, जितने भी किन्नर से मैंने बात की है, मुझे एक ही बात हर तरफ से सुनने को मिली कि माँ ने तो किसी तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन पिता ने उन्हें अंत तक स्वीकार नहीं किया है। तो जो भी कारण रहा हो, मैंने कई लोगों से इसके बारे में, कारण के बारे में भी जानना चाहा, तो उनका यही कारण रहा कि माँ तो घर में रहती है, किंतु पिता नौकरी पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनसे लोग सवाल करते हैं, अरे तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उनका आक्रोश हम पर टूट पड़ता है। तो इस तरह ये सब जानकारियां हमें साहित्य के माध्यम से मिली है। हमें जानकारी मिली है कि किस तरह डेरे में, हम लोग अब तक ये मानते थे कि वे लोग अनपढ़ हैं, उजड्ड हैं और आक्रोशी स्वभाव के हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन साहित्य के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि उनका जो डेरा होता है, वो डेरा अपने आप में एक मिनी भारत है। उसमें सब संप्रदाय के लोग रहते हैं, और उसके साथ उनके अपने रिलेशन हैं। वहां पर आपको एक गुरु मिलेंगे, दादी मिलेंगी, नानी मिलेंगी, मामी, मौसी, चाचा, सारे रिलेटिव वहां पर आपको मिलेंगे। तो रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों को निभाना वो लोग जानते हैं। हमें ये बात साहित्य के माध्यम से मालूम पड़ी है।
इसके अलावा भी कई जैसे कि हमने देखा कि किन्नर समुदाय में भी दो जेंडर होते हैं, एक स्त्री जिनमें स्त्रीत्व ज्यादा होता है, कुछ होते हैं जिनमें पुरुषत्व ज्यादा होता है। तो इस तरह ये दोनों के बारे में हमें जानकारियां साहित्य बहुत बारीकी से, और मैं तो कहूँगी मेडिकल साइंस ने हमें इस बारे में बहुत जागरूक किया है, और हमारे मन में उनको लेकर जितने भ्रम थे वो सारे भ्रम हमें निकल गए कि ये कोई पूर्व जन्म के अभिशाप हैं या कुछ कर्मों का फल है। तो ये सब चीजें हमें विज्ञान ने हमारे माइंड को वॉश किया है कि ये किसी तरह का श्राप नहीं है, यह एक शारीरिक दोष है और वो किसी को भी हो सकता है। तो ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति हमें साहित्य से ही हमारी भ्रांति दूर हुई है। हमें उनको देखने का एक नया दृष्टिकोण, एक नया नजरिया हमें मिला है। इसके साथ एकमात्र दोष अगर मैं कहूँ कि जितने भी थर्ड जेंडर देखे हैं या आप लोग भी अगर कहीं किसी के टच में होंगे तो आप यही महसूस करेंगे, कई लोग कितने सुंदर होते हैं देखने में कि मतलब एक अच्छी से अभी तो यूट्यूब पे कई 2-3 थर्ड जेंडर हैं जिनको विश्व की सुंदर स्त्रियों के रूप में किन्नर के रूप में जाना जाता है। तो इतनी सुंदर उनका रूप है, उनको भगवान ने सब कुछ दिया है, और क्या कमी है? तो एक सिर्फ शरीर का अंग अविकसित रह गया है, और वो अंग अविकसित रहने से क्या प्रभाव समाज पर पड़ता है? तो केवल इतना प्रभाव पड़ता है कि वे संतान को जन्म नहीं दे सकते। प्राचीन समय में हमारे यहाँ वंशावली को बहुत महत्व दिया जाता था, वंशवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। जो स्त्री पुत्र को जन्म नहीं दे पाती थी उसे बांझ कह के समाज उपेक्षित करता था। किंतु आज जब हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी डिंक समुदाय बना रही है, आप लोगों में से कईयों ने उसके बारे में सुना होगा, मैंने भी जिस समय सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। डिंक समुदाय, नो किड डबल इनकम, इसका उन्होंने फुल फॉर्म नो किड डबल इनकम, मतलब बच्चों को जन्म मत दो और जो भी आप कमा रहे हैं उसको बैंक में जमा करो, आपको आगे काम आएगी। तो जब युवा पीढ़ी इस ओर प्रवृत्त हो रही है, इसका मतलब है उनके लिए संतान उत्पत्ति महत्व नहीं रखती। अब जब संतान उत्पत्ति महत्व नहीं रखती तो वही बात अगर किन्नर संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी किसी दोष के दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वो भी एक सामान्य इंसान की तरह ही देखे जा सकते हैं, उनके साथ भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही व्यवहार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए भी। अब मैं बात करती हूँ कि पिछले 1.5 दशकों से मुझे मेरे सामने कई किन्नर विमर्श से जुड़ा हुआ साहित्य आया, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा कि अभी किन्नर विमर्श को और भी गहराई से समझने की आवश्यकता है। कारण हम लोग किन्नर और ट्रांसजेंडर दोनों को एक रूप में देख रहे हैं। किन्नर और ट्रांसजेंडर, इस पर अभी तक मेरी नजर में तो कोई साहित्य आया नहीं है, लेकिन इस पर भी लिखे जाने की आवश्यकता है कि किन्नर अलग होते हैं। किन्नर जन्मजात हैं, जन्मजात जिन बच्चों में जननांग अविकसित रह जाते हैं वो किन्नर हैं। ट्रांसजेंडर जो जिस रूप में है, मान लो वो पुरुष रूप में है, मान लो वो स्त्री रूप में है, जो पुरुष रूप में है उनको मतलब शरीर उनका पुरुष का है लेकिन उन्हें भीतर से स्त्रीत्व के गुणों की कामना रहती है। जो स्त्री हैं दिखने में उन्हें भीतर से पुरुष के गुणों की कामना रहती है, तो वो अपना ट्रांस चेंज कर लेते हैं, अपना ऑपरेशन के माध्यम से अपने जेंडर को चेंज कर लेते हैं। तो ये होते हैं ट्रांसजेंडर। तो किन्नर और ट्रांसजेंडर में अंतर है, इस बात को समझने की बहुत गहराई से आवश्यकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कई शोध छात्र छात्राएं भी होंगे, तो वो भी इस बात को ध्यान रखें कि जब भी वो लिखें तो ट्रांसजेंडर और किन्नर इन दोनों के बीच के भेद को गहराई से समझें। आजकल ये समुदाय
बहुत हम लोग कहते हैं LGBTQI, ये शब्दावली बढ़ती जा रही है। पहले LGBT था, फिर उसके साथ Q जुड़ा, R जुड़ा, I जुड़ा, ये सारे शब्द जुड़ के एक अपने आप में एक बड़ी परिभाषा बनते जा रहे हैं और इन सब के अपने अपने अर्थ हैं। LGBT का L लेस्बियन होता है, G गे, B उसके बाद फिर इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर, क्वियर, ये सब अलग अलग रूप हैं और जो ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आते हैं, किन्नर के अंतर्गत नहीं आते। किन्नर अपने आप में एक होते हैं क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त, जिस तरह स्त्री और पुरुष ईश्वर प्रदत्त हैं, ऐसे ही किन्नर भी ईश्वर प्रदत्त हैं। ट्रांसजेंडर मानव प्रयास से बनते हैं। वो अपना ऑपरेशन करा के जब उन्हें लगता है कि हम इस शरीर में खुश नहीं हैं, तो वो अपने अंग चेंज करा सकते हैं। तो वो ट्रांसजेंडर और ये जितनी LGBT कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, ये पूरी ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आती है। तो जब भी कोई शोधार्थी कोई इस पर काम करें, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से पहले इसका अध्ययन कर लें कि ये कम्युनिटी क्या होती है और इनके अलग अलग रूप क्या हैं। इस पर अभी इंटरव्यू तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने इन सब से सारी कम्युनिटी के एक एक व्यक्तियों को खोजा और एक एक प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में उनसे उनके इंटरव्यू लिए हैं, ताकि आने वाले दिनों में वो शोध छात्र छात्राओं तक ये बात जा सके कि ये कम्युनिटी क्या है, इनके क्या सिम्टम्स हैं, इनकी क्या सोच है, इनकी क्या इनका क्या मनोविज्ञान है। ये सब चीजें आपको जानकारी में आए, तो अगर हो सका तो जल्दी ही इसका भी एक संग्रह प्रकाशित होगा और उसमें आपको सारे लोगों की जानकारी पता चलेगी कि ये अलग अलग किस मायने में ये लोग अलग अलग हैं। इसके बाद बात करूं कि जो किन्नर समुदाय हैं, किन्नर समुदाय लंबे समय तक हाशिए पर रहा। जीविकोपार्जन के लिए वो अपना प्रयास करते रहे नाचने गाने के माध्यम से। उसके बाद चूंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी सुविधाएं, कोई सरकार की तरफ से उनके अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए वो शिक्षा से वंचित रहे। और निश्चित रूप से शिक्षा से वंचित रहना मतलब पूरी संस्कृति से ही वंचित रहना। उनकी सोच पर उसका अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो सबसे पहले उसकी सोच पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी विचारधाराएं बदलती हैं, संस्कृति बदलती है, वो अपने आप अपना ग्रो करता है ऊपर, तो अपने आप वो उन विषयों को, उन सोच को, उन गतिविधियों को छोड़ता है कि जो उसे लगता है कि ये गतिविधियां उसके एक श्रेष्ठ मानव बनने में कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि बाधा है। तो वो इन चीजों से दूर हटता है और समाज का एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है, एक सभ्य नागरिक बनता है। तो यहाँ पर ये समुदाय लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रहा है और इसीलिए उनके व्यवहार में हमें जो आक्रोश, जो गुस्सा दिखाई देता है, उसका एक बड़ा कारण तो अपनों के द्वारा त्याग दिया जाना है। दूसरा कारण है कि समाज, देश की सरकार उनके माध्यम से वो सब अधिकार, वो सब सम्मान नहीं मिल पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। और आप देखेंगे कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि उनको सिर्फ एक अविकसित जननेंद्रिय एक उनका अभाव है, इसके अलावा उनमें कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे कि मेरी जिन लोगों से बात होती है, वो लोग इतने कहना चाहिए कि कुशाग्र बुद्धि हैं, इतने कुशाग्र बुद्धि हैं कि उनसे बात करने में बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि हम किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी विदुषी महिला से बात कर रहे हैं। तो ज्ञान की उनमें कोई कमी नहीं है। तो ये दृष्टि से कई ऐसे कहना चाहिए कि थर्ड जेंडर्स हैं कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए स्वयं को ग्रो किया है, उन्होंने अपना विकास किया है, अपनी सोच का विकास किया है। और आप देखेंगे कि बहुत पहले, मुझे लगता है हम लोग
छोटे ही रहे थे जब शबनम मौसी का नाम बहुत चला था, पार्षद के रूप में भी वो बनी थी। अभी पिछले दिनों ही उनकी शायद डेथ हुई है। और इसी तरह कमला किन्नर, मधु किन्नर, ये इन लोगों के नाम उस समय लिए जाते थे कि जिन्होंने अपनी समुदाय से लीक से हटकर कुछ काम किया है। किंतु आज इस समुदाय में, आज इस श्रृंखला में तेजी से विकास हो रहा है। और इस विकास के रहते मैं जिन लोगों से मिली हूँ उनमें आप देखेंगे कि पायल जी हैं लखनऊ की। उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को आज इस मुकाम पर स्थापित किया है कि वो फिल्म मेकर हैं, वो फिल्मों का निर्माण करती हैं। और अभी इन दिनों तो वो राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे ज्यादा शिक्षा उन्होंने भी नहीं पाई है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां इतनी ज्यादा विपरीत थी कि उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लाले पड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने उन संघर्षों से निकलते हुए अपने आप को स्थापित किया है। उसके बाद बात करूंगी भैरवी अरमानी जी। इतने शालीन, इतने अच्छे इंसान हैं, और मैं समझती हूँ एक सफल व्यवसायी तो वो हैं ही। और मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र में या किन्नर या ट्रांसजेंडर कहूंगी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मेरे ख्याल से वो पहले ज्योतिष व्यक्ति हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। उससे पहले अभी मैंने इस समुदाय में किसी ज्योतिष को नहीं देखा है। इसके अलावा पंजाब से धनंजय जी से तो मुझे लगता है कि काफी लोग परिचित होंगे। उनकी विद्वता के सभी हम कायल हैं कि इतनी विदुषी हैं वो, कि उनके ज्ञान का समाज ने, देश ने लाभ लेना चाहिए। अगर नहीं ले पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। इसी के साथ पायल जी, ये प्राचार्य महोदय अपनी पश्चिम बंगाल की मानवी जी हैं। उन्होंने भी अपने क्षेत्र की वो पहली प्राचार्य महिला हैं कि जिन्होंने इस अवस्था में, इस वर्ग में रहते हुए अपने आप को विकसित किया है और किसी मुकाम पर, शीर्ष पर पहुंचाया है। इन सबके साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का नाम हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपने आप में एक नया इतिहास रच दिया है। वो विदुषी मानी जाती हैं और अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ संगीत, नृत्य सभी में वो पारंगत हैं। उज्जैन के महाकुंभ में महामंडलेश्वर की पदवी पाकर तो वो अपने समुदाय को उन्होंने गौरवान्वित किया है। और भी बहुत से नाम इस समुदाय में जुड़ते जा रहे हैं। अब बात करती हूँ वर्तमान साहित्य में किन्नर विमर्श की। वर्तमान साहित्य में किन्नर समुदाय को लेकर कई विधाओं में लेखन हुआ है, जिसमें पहले मैं बात करती हूँ उपन्यास की। तो आप देखेंगे कि यमदीप जी, ये यमदीप, इनका नीरजा माधव जी का यमदीप उपन्यास था। अनसुईया त्यागी जी का महेंद्र भीष्म जी के किन्नर का था। प्रदीप सौरभ जी का तीसरी ताली, गुलाम मंडी, नाला सोपारा चित्रा दीदी का, इस तरह के बहुत सारे उपन्यास, मेरा अपना मंगलामुखी, बहुत सारे उपन्यास के क्षेत्र में किन्नर विमर्श को उठाया गया। उसके पीछे कारण यही रहा कि उनके जीवन से जुड़े, वो जिस परिवेश में रहते हैं, वो जिन संघर्षों से सामना करते हैं, समाज का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है। अगर आज वो शीर्ष पर पहुंचे हैं तो किन कठिनाइयों का सामना, हम अपनी कठिनाइयों की चर्चा करते हैं, अपनी कठिनाइयों के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन हमारे पास परिवार है, समाज है, हमारे साथ अधिकार हैं, हमारे पास अपने अधिकारों का एक लेखा जोखा है। लेकिन इनके पास न परिवार है कहने को, न समाज इनके साथ है, समाज से भी इनको उपेक्षाएं मिलती हैं। इनके लिए अब तक अधिकार भी सुरक्षित नहीं थे। तो इस तरह की सारी चीजों का ब्यौरा आपको इसके अंतर्गत मिले, सारे उपन्यासों में इसकी चर्चा की गई है। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा अगर मैं कहूँ कि कई उपन्यासों में ये चीजें आई हैं कि
कहने को हम कहते हैं कि ये थर्ड जेंडर हैं, और उपेक्षा उनकी करते हैं कि वे उनका शारीरिक या कहें कि उनकी जननेंद्रियां विकसित नहीं हैं, उनको यौनिक विकलांग हम नाम देते हैं। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं, और दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि उनका यौनिक शोषण भी होता है और बड़ी मात्रा में होता है। मुझे लगता है, मैंने जितने भी 15 से 20 लोगों से मेरी जो इंटरव्यू हुए हैं, मुझे लगता है एकाध को छोड़ के सभी के साथ यौन दुराचार हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो साहित्य के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से निकलकर सामने आई है। कहाँ कहाँ उनका मनोबल टूटा, परिवार से जब जब उन्होंने अपेक्षा की, उन्हें उपेक्षा मिली। तो इस तरह की जो उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में उपन्यास हमें अवगत करा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब ये उपन्यास समाज के समक्ष पहुंचते हैं, तो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इन घटनाओं पे चिंतन मनन करता है और आत्म मूल्यांकन करता है। तो उसे अपने आप अपनी गलती का एहसास होता है। ये ये बात दिमाग में आती है कि ये वर्ग उपेक्षा के योग्य नहीं है। तो इस तरह साहित्य जो है वो जन क्रांति का काम कर रहा है। चाहे उपन्यास हो, चाहे कोई भी विधा हो, वो जन क्रांति का कार्य कर रहा है। लोगों के मन में उस समुदाय को लेकर एक नवीन चिंतन पैदा हुआ है कि आज तक हमने समाज के प्रति जो किया है, समाज के साथ जो किया है हमने, क्या वो उचित है? और अगर उचित नहीं है तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। तो ये जितने उपन्यास हैं अब तक, मुझे लगता है 22 से 23 उपन्यास थर्ड जेंडर को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। कई उपन्यास डिवाइड हुए हैं कहीं किसी और समस्या के साथ, और कुछ उपन्यास जो हैं मूल रूप से थर्ड जेंडर की समस्याओं को ही केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। उसमें से मंगलामुखी भी मैंने जो लिखा है वो केवल जितने किन्नर से मैं मिली हूँ, उनके जीवन की जो संघर्ष गाथा है, उसको मैंने अपनी कल्पना के, अपने शब्दों के माध्यम से एक कथा के रूप में पिरोया हुआ है। इसी के साथ कुछ किन्नर, जिनको हम कहेंगे जिन्होंने समाज में कोई मुकाम हासिल किया है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, और अपनी आत्मकथा के माध्यम से समाज को यह जानकारी दी है कि वो किस हालातों में, उन्होंने किस हालातों में अपने आप को जिंदा
लेखन किया है। और हाल ही में मेरा मुझे लगता है एकल कहानी संग्रह में शायद ये पहला कहानी संग्रह होगा। मेरा अपना एक कहानी संग्रह जो विकास प्रकाशन कानपुर से आया है, 1000 दिनारा लोंडा। ये किन्नर पर आधारित ही कहानी संग्रह है, जिसमें 16 कहानियां हैं किन्नर को केंद्र में रख के। जब मैं उनसे मिली और मैंने उनकी जीवन की कई, जैसे ये कहानियां मैंने सब पढ़ी, और ये कहानी पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी कहानियां मतलब एक ही विषय पर आकर रुकती हैं कि इनका जन्म हुआ इस रूप में और माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और इनके जीवन का संघर्ष। लेकिन जब मेरी उन लोगों से बातें हुई तब मुझे कुछ नई जानकारियां मिली, तो वो मैंने अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों के समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो हर कहानी में मैंने एक अलग और नई समस्या को उठाने की कोशिश की है। तो ये सब साहित्य जब समाज में आता है तब अभी तक मुझे लगता है कि बहुत कम लोग परिचित होंगे कि किन्नर, जितने भी किन्नर डेरे हैं उनमें आपको सामान्य मानव की बेटियां पलती हुई दिखेंगी। उन्होंने बेटियों को गोद लिया है। तो अब आप सोचिए कि हमारा मानव समाज जहां बेटियों को मारने पर तुला हुआ है, भ्रूण हत्या पर तुला हुआ है, वहां पर इन समुदायों ने बेटियों को गोद लिया है। तो इनकी संवेदनशीलता से भी समाज परिचित होता है। तो जो आक्रोशी स्वभाव की हम बात करते हैं कि लोग क्रोध करते हैं, ये लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वहां हमें ये जानकारी मिलेगी कि इनमें संवेदनशीलता भी उतनी ही गहराई से भरी हुई है। और इतने प्यार से उन बेटियों की परवरिश करते हैं, मैं उनके साथ रह के देख के आई हूँ। तो मुझे इतना आश्चर्य लगता है कि हम, अगर हमारा बच्चा ऐसी शैतानी करता है तो हम उसे डांट देते हैं, हम उसे थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन उन लोगों को मैंने देखा कि इतने प्रेम से उन बच्चियों की परवरिश कर रहे हैं। जो भी किन्नर, हाँ जी बोले। नहीं, आप वो बोल लीजिए। जी, तो जो भी किन्नर हैं वो कहीं से अगर आते भी हैं बाहर से, तो हर किन्नर उन बच्चियों के लिए गिफ्ट लेके आता है। कितना देख के मुझे इतना अच्छा लगता था। अगर उनसे कोई गलती होती है तो डांटेंगे नहीं, उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, अगर तुम ये गलती करोगी तो हमें लोग कहेंगे कि किन्नर के यहाँ पले हो ना, पली है लड़कियां, इसलिए इनमें ये एटिकेट नहीं है, तो तुम हमारा मान रखो, तुम अच्छे व्यवहार करो। मैं उनकी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लगता था। और हर डेरे में आपको रिश्ते मिलेंगे। बुजुर्ग महिलाओं को जब संबोधन करते थे, अरे दादी आई हैं, मैं बड़े गौर से देखती थी, दादी दादी में वो रुतबा भी दिखता था। दादी डांट लगाती थी बच्चियों को, क्या इस समय सोई हो, किसी के घर जाओगी तो ऐसे सोना अच्छा लगता है। मतलब देखकर ऐसा लगता था कि उनमें पूरा एक परिवार को जीने का एक तरीका हमें उनमें देखने को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें वो अवसर नहीं मिला जीने का, परिवार के साथ रहने का। लेकिन कहीं भी इस तरह की कोई कमी हमें उनमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीजें, इसके अलावा एक समस्या से भी हमें साहित्य अवगत कराएगा कि आज यूं तो किन्नर समुदाय को हम लोग अभिशापित मान लिया हमने, लेकिन आज मात्रा में सामान्य वर्ग का समाज उनके व्यवसाय को अपनाए हुए है, उनके व्यवसाय में सेंध लगा रहे हैं। वो रूप धारण करके और नकली किन्नर जो है वो समाज में फैले हुए हैं। तो ये भी एक चिंता का कारण है उनके, क्योंकि जो किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर को अलग रख दो, जो किन्नर हैं वो एक परंपरा है। और ये परंपरा चली आ रही है आदि काल से, कि जब हमारे घर में खुशियां होती हैं तो उस समय ये आकर हमारी खुशियों में नाचते हैं, गाते हैं और हमारे उत्सव को दुगना करते हैं। और उसके उपलक्ष्य में हम उन्हें कुछ पुरस्कार राशि देते हैं, या जो भी हम देते हैं, वस्त्र देते हैं, में उन्हें सोने की सामग्रियां भी दी जाती थी, गहने भी दिए जाते थे। तो इस तरह
ये उनकी आजीविका का एक साधन था। आज जो मैं देख रही हूँ कि महंगाई के दौर में भी वो उनका जो रहने का तरीका है, वो लोगों को, सामान्य वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उनके मन में ये बात बैठ गई है कि इस समुदाय के इस व्यवसाय में बहुत लाभ है। तो कई लोग इस व्यवसाय को अपनाए हुए, तो ये भी उनके लिए समस्या का कारण बना हुआ है। कई ऐसे थर्ड जेंडर हैं जिन्होंने बेटियां पाली, उनका ब्याह भी किया, लेकिन उनके बुजुर्ग के समय, जिस समय वो वृद्ध हुए, तब उन बेटियों का फर्ज बनता था कि वो एक पेरेंट्स की तरह उनका ध्यान रखे। लेकिन विवाह होते ही वो बेटियां पराई हो गई, कारण कि उनके ससुराल के लोगों ने कहा कि वो थर्ड जेंडर है, उनसे आपको व्यवहार नहीं रखना है। वो उनसे व्यवहार रखे तो समाज में हम हंसी के पात्र बनेंगे। तो ये दर्द उन्हें वो मुस्कान दिखाई दे हैं। तो इस तरह काव्य के क्षेत्र में भी यह विषय समाया हुआ है। इसके अलावा लेख लेख तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें उनके जीवन की बारीकियों को रेखांकित किया जाता है। तो कई विद्वानों ने उनको विषय बनाकर उन पर काफी सारे लेख लिखे हैं, उनके जीवन की घटनाओं को लेकर लेख लिखे हैं। और मेरा खुद का भी एक लेख पिछले वर्ष आया था, सेमिनार में ही मैंने पढ़ा था, हमारी किस्मत में दादी नानी की लोरियां क्यों नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको गाने की आवाज सुनी आ रही? हमारे घर थोड़ा रोड पे है ना, तो मंदिर में चालू हो गया है। आवाज सुनी आ रही? आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बराबर आ रही है। अच्छा, चलो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो फिर बाहर ले आऊं। तो कई लेख ऐसे प्रकाशित हुए हैं, और उसमें जैसे मैंने बताया कि हमारी किस्मत में दादी नानी की लोरियां क्यों नहीं होती, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इसमें कम से कम 10 से 12 किन्नरों के मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए थे कि किस तरह वो अपने परिवार से अलग कर दिए गए, किस तरह उनको अपने परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया गया। माँ ने उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन पिता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कहीं माँ और पिता ने स्वीकार कर लिया तो भाई बहनों ने स्वीकार नहीं किया, और परिणाम ये हुआ कि उन्हें उस उपेक्षा अपमान के रहते अपना घर छोड़ना पड़ा। तो इस तरह भी वे लोग डेरे पे आए हैं। तब कई लोगों को तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बच्चों को, मेरे एक बच्चे
और मैंने पूछा कुछ पैसे ले तो हम उसको शगुन मानते हैं, और कहीं हमें दिख जाए तो हम उसको अपशगुन मान के मुंह फेर लेते हैं। तो शगुन और अपशगुन हमने अपने मन से बनाए हैं। वास्तव में न वे शापित हैं, न वे देवता हैं, वो एक सामान्य और समाज के सामान्य इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रभाव ने आज का जो युवा वर्ग है उसमें थोड़ी सी सोच विकसित हुई है, और लोगों की धीरे धीरे सोच में इजाफा हो रहा है। और कुछ इजाफा साहित्य ने भी, साहित्य का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अभी तक ये स्थिति थी कि साहित्य अभी लोगों तक उनसे जुड़ी कोई बात पहुंच नहीं पा रही थी। लोगों को लग रहा था कि ये कोई विचित्र प्राणी है और इनसे दूर रहा जाए तो अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे साहित्य सामने आया, साहित्य से जुड़ी हुई बातें सामने आई, तब लोगों की ग्रंथियां खुली हैं, और लोगों की जो संकुचित विचारधारा थी उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लोगों ने अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ाया है, कुछ संवेदनाएं लोगों के अंदर जागी है। तो ये सब चीजें मिलकर कहीं ना कहीं समाज में सकारात्मक भूमिका इनके लिए बना रहे हैं। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कि कई लोगों का जीवन बड़ा कष्टकारी रहा है, और मैंने देखी है 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है मैंने इन्हीं पर। एक थी पायल जी पर देखी है मैंने, दूरदर्शन पे आई थी। लक्ष्मी नारायण जी पर देखी है, धनंजय जी पर देखी है। तो ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी उनके जीवन से हमें अवगत कराती है। तो ये भी एक तरह से साहित्य का ही रूप है कि उनका चित्र वृत्तांत हमारे सामने वो लोग प्रस्तुत करते हैं, और इससे हमारी सोच पे जो पर्दा पड़ा हुआ है उस सोच का पर्दा भी कहीं ना कहीं साफ होता है। ये इस तरह की फिल्में, इस तरह का साहित्य आगे जीवन में इनका कितना शोषण हुआ है, इनकी कितनी उपेक्षा है, तिरस्कार हुआ है, इनके साथ किस तरह का घृणा का व्यवहार लोगों ने किया है, और इन सब के रहते उनका जीवन कितना संघर्ष पूर्ण हुआ है। और दूसरी ओर ये भी इंसान है, तो इनकी भी अपनी कई जिजीविषाएं रही हैं। बच्चे की कामना रही है कि वो अपनी माँ के सीने से लग के सोए, लेकिन होते ही माँ ने उसको अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वो एक सामान्य बच्चा नहीं है। और सामान्य क्यों नहीं है, महज शरीर का एक अंग उसका कम होने से या अविकसित होने से, कम भी नहीं है, अविकसित होने से उनको इस तरह की त्रासदी झेलनी पड़ी है। हर को शगुन मांगने आते हैं, और न मिलने पर फिर वही लहंगा उठाना और गाली गलौज करना। तो इस तरह से उनकी एक छवि बन गई थी, लोग उस छवि से डरते थे।
और उस छवि से ऐसी छवि के कारण ही लोग उनसे दूरी बनाना पसंद करते थे। फिर कुछ फिल्में थी, उन फिल्मों में भी उन्हें एक हास्य पात्र की तरह दिखाया जाता था। तो ये सब चीजें उनके लिए एक नकारात्मक भूमिका पैदा करती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें इजाफा हुआ। फिर श्याम बेनेगल ने बनाई थी वेलकम टू सज्जनपुर, महेश भट्ट ने सड़क फिल्म बनाई, तनुजा चंद्रा ने संघर्ष, महेश भट्ट की ही तमन्ना, राहुल रवेल की मस्त कलंदर, दीपा मेहता की फायर, ये जो फिल्में आई, इन फिल्मों ने उनके प्रति एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया। इससे, क्योंकि समाज में ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। प्रेमचंद ने भी, जब प्रेमचंद की कहानियों पर भी जो फिल्में बनी हैं, तो उनका साहित्य भी वही था कि समाज में जो घट रहा है उसको लोगों को, क्योंकि एक एक बात तो लोगों से बोलने जाएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा फिल्म के माध्यम से ये बात बहुत जल्दी बहुत बड़े समुदाय तक जा सकती है। तो यहाँ पर फिल्मों के माध्यम से भी उनके दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया, उनके प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। तो ये एक साहित्य की भूमिका रही है उनके जीवन को सरल, सहज और सामान्य बनाने में। दूसरा, उनके लोगों को साहित्य के माध्यम से ही ये जानकारी मिली। पहले तो ये सोचते थे कि किन्नर होते कैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि ये साहित्य जब लोगों के सामने आया, इससे जब लोगों को ये जानकारी मिली कि ये कोई विचित्र प्राणी नहीं है, ये कोई अभिशापित नहीं है, इनके लहंगा उठा देने से हमारा जीवन खराब नहीं हो जाएगा, इनका श्राप देने से हमारा कुल नष्ट नहीं हो जाएगा, लोगों को ये जानकारी मिली। इसके उदाहरण मैंने देखे हैं कि जब उन्होंने अपनी मनमर्जी की जब शगुन मांगना शुरू किया और जब वो सामने वाला नहीं दे पाया शगुन, तो इन्होंने जब अपना व्यवहार जब सामने लाना शुरू किया, तो उन्होंने 2 मिनट में बोल दिया, हम तुमसे नहीं डरते, लहंगा भी उठा दो, कुछ हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जो मर्जी आए, तुमको अपशगुन मतलब गाली देना दे दो, और हम जितना सामान ये देना चाहते हैं हम इतना ही देंगे। तो ये स्थिति बनी कि वो अपने आप उतना सामान हावी होने दे रहा था। वो लोग बड़े हावी हो जाते थे। नहीं है आपकी अगर क्षमता नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से जबरदस्ती व्यवस्था करके देनी पड़ती थी, क्योंकि आप डर जाते थे। लेकिन अब लोगों में ये समझदारी आ गई है, अब उनसे कोई डरता, ये बात वो भी समझ गए हैं, तो अब वो भी उस तरह के व्यवहार नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में भी कहीं ना, और मैं तो उनसे खुलेआम बोलती हूँ, जब भी मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि कुछ गलतियां आपकी भी हैं। पहली बात तो आपको अपनी वेशभूषा सामान्य रखनी चाहिए। आप जिस तरह का भड़कीला मेकअप करते हैं, इसके कारण आप विचित्र बने हुए हैं। आप एक सामान्य इंसान की तरह रहिए। आप शालीन वस्त्र पहनिए, तो आपको अपने आप सामने वाला सम्मान देगा। आप अपनी भाषा सुधारिए। और मेरे घर में हम हमारा मतलब मैं चूंकि जितने लोगों से मिली हूँ, केवल मैंने आपको बताया कि मेरा उद्देश्य केवल साहित्य के लिए मसाला इकट्ठा करना नहीं था, उनके जीवन की गहराई को जानना और समाज को उससे रूबरू कराना था। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी उन लोगों से इतनी अच्छी मित्रता हो गई। भैरवी जी तो मेरे भाई की तरह हैं, इतना स्नेह देते हैं। भोपाल में हमारी जो थर्ड जेंडर है, संजना है, जूली है, वो मेरे घर मेरे परिवार के साथ आके बैठती हैं। हम डाइनिंग रूम में बैठ के साथ में चाय नाश्ता करते हैं। मतलब वो जब बैठी होंगी तो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये थर्ड जेंडर है, इतनी शालीनता से बात करती हैं। तो इसकी आज आवश्यकता है। इस तरह का साहित्य जब जब समाज उनसे जुड़ रहा है, वो जब समाज के संपर्क में आ रहे हैं, तो वो भी अपने व्यवहार को बदल रहे हैं। तो ये एक लाभ आपको साहित्य से मिल सकता है कि वर्तमान साहित्य जो है वो किन्नर में भी, उनके जीवन शैली में भी सुधार ला रहा है। वो भी बहुत सोच समझ के बात करते हैं कि भाई हमें अब अलग बात है कि कहीं उनकी लड़ाई हो जाए या जो भी हो, लेकिन अगर आप उनके साथ सभ्यता से पेश आते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं अनुभव नहीं होगा कि इनके शब्दावली इस तरह की है। बहुत शालीनता से वो लोग बात करते हैं। तो ये है दूसरा।
साहित्य के क्षेत्र में जब लेखक आए हैं, साहित्यकार जब आया है, अभी तो इस समय अथाह मात्रा में लिखा जा रहा है, और कोई भी चीज जब बहुत अधिक मात्रा में लिखी जाती है तो वो अपना महत्व खोने लगती है। इस समय किन्नर विमर्श को लेकर अथाह साहित्य रचा जा रहा है। तो यही बात मैं कहना चाहूंगी। सुपर्णा जी इस बात को सहमति दे रही हैं कि वाकई में अथाह साहित्य लिखा जा रहा है, और उसमें फिर मैंने ये महसूस किया है कि कुछ साहित्य ऐसा लिखा गया है कि हमें सिर्फ किन्नर साहित्य के लेखन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, उसमें फिर गहराई नजर नहीं आती, और जब गहराई नजर नहीं आती है तो बड़ा दुख होता है कि हम जिस मुद्दे को लेके चले हैं वो मुद्दा सफल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लेखक के लिए मैं कहना चाहूंगी, साहित्यकारों के लिए कहना चाहूंगी कि किन्नर विमर्श, और किन्नर विमर्श ही नहीं, कोई भी विमर्श हो वो बहुत चुनौती भरा होता है, और उस चुनौती में एक साहित्यकार की जिम्मेदारी बनती है, उसका दायित्व बनता है कि वो बहुत बारीकी से, क्योंकि इस विमर्श के माध्यम से समाज तक जो विचार जाएंगे वो समाज में क्रांति लाएंगे, वो समाज की सोच को बदलेंगे। तो इस तरह के जो विमर्श हैं, इस विमर्श पर आपको बहुत गंभीरता से काम करना है, बहुत गहराई से काम करना है, बहुत श्रम के साथ कार्य करना है, ताकि एक साहित्यकार का जो नैतिक दायित्व है वो पूरा हो सके, और बहुत ईमानदारी के साथ पूरा हो सके। साहित्य ने ही हमें बताया, हम बिल्कुल नहीं जानते थे, हम उस समाज से अपरिचित थे, लेकिन साहित्य ने हमें बताया है कि जो किन्नर समाज में क्या सामाजिक उसकी रीति रिवाज होते हैं, क्या उनकी परंपराएं होती हैं, क्या उनकी आजीविका के स्रोत होते हैं। और आज चूंकि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तो मुझे और भी उनके बहुत सारे स्रोत, नाचने गाने के अलावा मुझे जानकारी मिली कि इनके और भी क्या क्या स्रोत हैं। वो आपको कहानी संग्रह में मिलेंगे, हजार दिनारा लौंडा में। तो इस तरह हमें उनके जीवन को करीब से जानने को का अवसर मिला। वो धार्मिक रूप से भी उनकी अपनी मान्यताएं हैं, और बहुत सोशल के साथ वो धार्मिक भी होते हैं। हमारे भोपाल में अगर आप देखेंगे तो उनका एक कोना बना है घर में, और कोने में आप देखेंगे रामायण रखी है, कुरान रखी है, बाइबल रखी है। तो जैसे ही पहली बार जब मैं गई थी तो उन्होंने, उनके गुरु ने पहला मुझे अंदर इंटर होते से ही जब मैंने परिचय दिया अपना, तो उन्होंने मुझे पहला वाक्य यही कहा कि बेटा अंदर जाओ, हमारे मंदिर में भगवान को प्रणाम करके आओ। तो मुझे लगा कोई मूर्ति रखी होगी भगवान की। जब मैं गई तो देखा मैंने वहां ये चारों ग्रंथ रखे हुए थे। तो उस पर मैंने एक लघु कथा लिखी थी, मिनी भारत। तो ये हमें प्रेरणा मिलती है उनके व्यक्तित्व से। आज जो हम धार्मिक उन्माद में, हम जो देश में जो संप्रदायवाद हम छेड़ रहे हैं, यहाँ पर देखना कि वो सभी लोग कितने मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। आपस में मतभेद उनके भी होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते हैं। तो ये भी हमें उनके व्यक्तित्व से सीख मिलती है। उनकी भाषा अलग होती है, ये बात मुझे जानकारी नहीं थी। और अभी भी मैंने अपने मंगलामुखी में, मुझे कई लोगों ने कहा कि मंगलामुखी में हमें ये बात बहुत पसंद आई कि हमें ऐसा लगा कि वाकई में हम किन्नर से रूबरू हो रहे हैं, आपने भाषा का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। तो मैं सोचती थी कि यही, चूंकि मैं इस तरह की वो बात करते थे, लेकिन मैं ये सोचती थी कि इस तरह यही उनकी भाषा है, लेकिन उनकी अपनी भाषा, वो कोटवर्ड की भाषा होती है, और उस भाषा को वो लोग सबके सामने जाहिर नहीं होने देते। मैंने कई बार मनीषा महंत भी एक, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना काफी मुकाम हासिल किया है, और वे कहीं शिक्षा मंडल की सदस्य भी हैं और सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। मनीषा महंत जी ने से जब जानकारी मिली, और मैंने उनसे कहा भी कि आप अपनी भाषा क्यों नहीं समाज के साथ साझा करते हैं, तो उन्हें इस बात से ऐतराज है कि हमारा अब कुछ भी गुप्त नहीं रहा, हमारी सारी बातें साहित्य के माध्यम से लोगों तक आ गई है, हम अपनी भाषा साझा नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमारी गुप्त भाषा होती है, वो हमारी सीक्रेट कोड वर्ड की भाषा होती है, और हम उस भाषा को समाज के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। मैंने बहुत उस पर दबाव दिया, उन पे मतलब प्रयास किया था कि वो भाषा का हम एक अलग से कुछ निकालें, ताकि वो भाषा जीवित रहे। क्योंकि मैंने
भीली भिलाली इस तरह की भाषाओं पे भी हमने काम किया है, शब्दकोश बनाए हैं। तो मैंने कहा आपकी भाषा के भी हम शब्दकोश बनाएंगे, लेकिन और भी फिर 2-3 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा हम अपनी भाषा शेयर नहीं करते लोगों से, तो उनकी अपनी भाषा होती है, ये बात भी हमें उनसे जुड़ने के बाद जानकारी में आई है। तो इस तरह किन्नर जीवन से जुड़ के, किन्नर समुदाय से जुड़कर हमें बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है कि उन्हें किस तरह दोहरी मार का सामना करना पड़ता है। एक तो अपने आप में एक मनोविज्ञान सा होता है, अपने आप में एक ग्लानि सी होती है कि हम देखो अपूर्ण हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो समाज ने उनको एक छवि इनकी बैठा दी है, वो उनके दिमाग से निकलने में अभी काफी समय लगेगा। तो एक तो ये छवि उनको भीतर ही भीतर खाई जाती है कि देखो हम कुछ अलग हटके हैं, हम लोगों की नजर में अपूर्ण हैं। तो और दूसरी बात, समाज उनके साथ इस तरह का व्यवहार करता है, अपने अपने लोग उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। तीसरी बात, उनको फिर बलात्कार का शिकार, अधिकतर लोग बलात्कार के शिकार हुए हैं। तो ये कैसी विडंबना है, और ये सामान्य समाज का कैसा व्यवहार है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार आप करते हैं, उनका दैहिक शोषण आप करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें साहित्य के द्वारा ही मालूम पड़ी है। सरकारी नीतियां उनके अब तक उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन अभी अनुकूल जरूर हुई है, लेकिन बात वही है कि सैद्धांतिक रूप से हुई है, व्यवहार में आने में अभी बरसों लगेंगे। तो अभी उनकी स्थिति को ऊपर उठने में बहुत समय लगेगा। कोशिश ये इस दिशा में ये होनी चाहिए कि माता पिता अब माता पिता अपनी ऐसी संतानों को अपने से दूर न करें, उन्हें उनकी परवरिश करें, उन्हें शिक्षा का अधिकार दे, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो उनको मोक्ष दिला सकता है। अगर वे शिक्षित होंगे, कोई आवश्यक नहीं है कि उन्हें नौकरी मिले, उनके पास अपने जो हुनर हैं वो अपने हुनर के माध्यम से अपनी आजीविका करके समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह समाज में सबसे पहली बात तो माता पिता का नैतिक दायित्व बनता है कि उनको शिक्षा का अधिकार दे, उनको अपने पास रखे, वही लाड़ दुलार प्यार उन बच्चों को दें जो वो अपने अन्य बच्चों को देते हैं। दूसरा, समाज उनके प्रति जो उपेक्षापूर्ण रवैया है, उस रवैये को समाज को काफी हद तक बदला है। मैं कहूंगी अब वो स्थितियां नहीं रही पहले जैसी, काफी बदला है। पहले तो कहीं से निकलते थे तो लोग पीछे से चिल्लाते थे हिजड़ा हिजड़ा, तो इस तरह की चीजें उनको निश्चित रूप से आहत करती थी। तो आज लोग सम्मान की दृष्टि, अधिकतर लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कहीं कहीं स्थितियां हो जाती हैं, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी आज समाज के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। समाज का परिवेश उनके उतने विरोध में नहीं है, उतने खिलाफ में नहीं है। तो स्थितियां सुधरी हैं, सामान्य हुई हैं। कई किन्नरों ने अपनी आत्मकथा को प्रस्तुत करके भी लोगों के समक्ष अपने जीवन की वो सब घटनाएं सामने रखी हैं, ताकि लोग जान सकें कि ये भी हमारी तरह संघर्षों से उभर कर ऊपर आए हैं। इनका संघर्ष और अधिक है। क्यों और अधिक है? क्योंकि ये हम तो संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा परिवार भी सपोर्ट के लिए खड़ा होता है, कहीं समाज का भी हमें सपोर्ट मिल जाता है, कभी हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं। लेकिन इनके लिए तो ये सारी स्थितियां प्रतिकूल हैं। इन प्रतिकूल स्थितियों में अगर ये कहीं शिखर पे पहुंचते हैं तो इनको सैल्यूट बनता है। तो ये भी समाज को आज समझना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैंने मानवी जी के बारे में पढ़ा था, जब उनका वक्तव्य मैंने पढ़ा था कि एक प्राचार्य पद पर होकर भी, इसका मतलब है कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र से, और उनके उनके कार्यस्थल पर उनके साथ अभद्र व्यवहार होता था, उनकी उपेक्षा होती थी, उन पर कमेंट्स किए जाते थे। तो तब देखकर बड़ा दुख होता है कि एक शिक्षित वर्ग भी इस तरह की हरकतें करता है। तो ये स्थिति बड़ी शर्मनाक है, और इस स्थिति में निश्चित रूप से अब तो खैर सरकार भी उनके साथ है, किस तरह कोई भी उनका मखौल नहीं उड़ा सकता। तो
स्थितियां बहुत कुछ अनुकूल हुई है और इसमें मैं समझती हूँ साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है। और साहित्य ही समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में एक कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। और इसका प्रयोग मीडिया, दूसरा है मीडिया, ये भी साहित्य का ही एक अंग है। हाँ जी, बिल्कुल। सुगंधा जी कह रही हैं कि किन्नर, जब इन्हें किन्नर नाम दिया गया, मैं ये बात नोट की थी मैंने बताने के लिए कि जब थर्ड जेंडर स्त्री पुरुष के अलावा जब थर्ड जेंडर इनको तीसरों को नाम दिया गया था किन्नर, तो किन्नर नाम देने पर किन्नौर जो जिले के वहां के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया था। उन्हें ये चीज अपमानित करने वाली लगी कि आप, हम किन्नौर के रहने वाले, हम किन्नौर हैं, हम किन्नर मतलब इन्हें किन्नर कहें, किन्नर यानी किन्नौर के रहने वाले। तब उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई, तब जाकर इन्हें थर्ड जेंडर का नाम दिया गया। तो थर्ड जेंडर नाम, हिजड़ा नाम भी दिया था, लेकिन हिजड़े पर इनके समुदाय ने आपत्ति उठाई, तब इन्हें किन्नर नाम दिया गया। किन्नर नाम लेने पर किन्नौर के लोगों ने आपत्ति उठाई, तब जाके इन्हें थर्ड जेंडर नाम दिया गया। आपने बिल्कुल याद दिलाया, बहुत शुक्रिया। और साहित्य का ही एक, चूंकि वो मोबाइल में है ना, तो शॉर्ट में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ जल्दी से, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी का शुक्रिया। तो मीडिया भी साहित्य का ही एक अंग है। तो यहाँ पर मीडिया ने भी काफी इस क्षेत्र में सहयोग किया है, काफी स्थितियों को उनके अनुकूल बनाया है। तो मीडिया भी इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है मीडिया ने, क्योंकि मीडिया तो खैर चौथा स्तंभ कहता ही है, तो उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जिसका पालन उसने किया है। तो इस तरह कुल मिलाकर स्थितियां बहुत सामान्य हुई हैं और लोगों में आज जो रवैया है वो बहुत कुछ बदला है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मुझे लगता है कि इसमें कई लोग, कई छात्र जो एमफिल और पीएचडी कर रहे होंगे किन्नर विषय को लेकर, शामिल होंगे। मुझे लगता है एक दो स्टूडेंट तो मेरे भी होंगे इसमें। तो ये एक प्रमाणित करता है कि यह विषय आज लोगों को अपील कर रहा है, लोग उनकी संवेदनाओं से जुड़ रहे हैं और उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाने की मुहिम में, इसमें सभी लोग शामिल हैं। अभी कुछ कमेंट्स आया था, उसको पढ़ने में मैं रुक गई, लेकिन मुझे वो जल्दी से पढ़ नहीं पाई। तो ये है। और जिम्मेदारी सरकारें, सबसे बड़ी बात ये है कि आज कई महत्वपूर्ण पदों पर, राजनीति से लेकर मिस वर्ल्ड तक, काफी पदों पर इस समुदाय के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जज बने हैं, डॉक्टर बने हैं। तो ये इस चीज का को प्रतिपादित करता है कि समाज में बदलाव आया है और आने वाला समाज निश्चित रूप से उन्हें स्वीकारेगा, सम्मान के साथ स्वीकारेगा। जैसा कि श्री राम ने कहा था कि कलयुग में आपको सम्मान के साथ आपका साम्राज्य होगा, तो निश्चित रूप से उन्हें सम्मान मिला। घर में अगर स्थान मिले तो वही सबसे बड़ा साम्राज्य होता है। तो अगर हर थर्ड जेंडर को उनके माँ का, बचपन में माँ का आंचल मिले, पिता का दुलार मिले, परिवार का साथ मिले, तो सबसे बड़ा साम्राज्य यही होता है। और मैं समझती हूँ कि साहित्य ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात अब मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर कोई छात्र कोई प्रश्न करना चाहें, बहुत शुक्रिया। सब लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सेशन, धन्यवाद आपको। अब आप चाहें तो कोई सवाल अगर मैं जवाब दे पाई तो निश्चित दूंगी। बहुत 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 धन्यवाद लता जी, बहुत ही अच्छा सेशन था। 1 घंटे से ज्यादा आपने अपना वक्तव्य दिया और समय कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। और आपने बहुत ही जैसे कि हम कह सकते हैं छात्रों के लिए किस तरह एक व्याख्यान दिया जाता है, उन्हीं के लिए अनुकूल आपने व्याख्यान दिया। और बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को भी आपने छुआ जो छात्रों को फिर से दोबारा सोचना चाहिए। जैसे कि आपने जो कहा किन्नर और ट्रांसजेंडर में जो क्या अंतर है वो आपने पहले ही उनको समझा दिया है। और फिर दूसरी बात आपने कहा समाज को भी और किन्नर समाज को, दोनों को, मुख्य धारा के समाज को और किन्नर समाज को
दोनों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जितना समाज किन्नरों को समझने में असफल हो जाते हैं, उसी तरह किन्नर के अंदर भी जो जो बातें हैं, जो जो समस्याएं हैं, खुद वे आपस में नहीं समझ पाते। तो इनके लिए उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। और फिर किन्नर द्वारा अडॉप्ट की जाने वाली, गोद ली जाने वाली लड़कियों के बारे में आपने जो बहुत बड़ी बात है, जो मुख्य धारा के समाज लोग जब भ्रूण हत्या पर आ रहे हैं, तो जब ये लोग लड़कियों को अपना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी सोचने वाली बात है कि ये किन्नर लोग जब बुढ़ापे में उनको कैसे आवास व्यवस्था कैसे दिया जाए, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जो आपने जो कहा, मैं भी वो वही सोच रही, इस बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सरकार को भी इस तरफ सोचना चाहिए। और इस तरह बहुत सारी बातों पर आपने हमारी भी जागरूकता बढ़ाई और हमें भी सोचने के लिए मजबूर किया। और मैं एक पाठक की हैसियत से मैं कहना चाहूंगी, आपका मंगलामुखी उपन्यास, मैंने किन्नरों पर लिखे कई सारे उपन्यास मैंने भी पढ़े हैं, और उनमें मंगलामुखी उपन्यास आपने जो कहा बहुत सही है। बहुत पाठकों ने आपसे भी यही कहा होगा। बहुत ही सरल ढंग से आपने प्रस्तुत किया है वो उपन्यास। और उसमें जो महेंद्री है वो आज भी हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि इतने सशक्त जो पात्र है। मुझे लग रहा है कि महेंद्री के वो जो पात्र, जो जीवित पात्र होंगे, आप उनसे मुलाकात हुए होंगे, है ना, महेंद्री से। जी, यहाँ पे आए हैं मुझे कि हमें अपनी पीएचडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, धन्यवाद। और अभी एक प्रश्न आया था कि क्या किन्नरों में भी जाति होती है? हाँ, किन्नरों में भी जातियां होती हैं अलग अलग। इनकी कुल देवता अलग अलग होते हैं, कुल देवियां अलग अलग होती हैं, तो इनमें भी इनका जाति समुदाय भी होता है। हाँ जी। और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो? मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा था, महेंद्री, जो मंगलामुखी के उपन्यास के महेंद्री पात्र से आपकी मुलाकात हो गई है, वो जीवित पात्र है क्या? उसका वही नाम है क्या? अब वो जीवित नहीं है, लेकिन वाकई में वो पात्र, लेकिन उसकी कहानी मैंने किसी और के साथ जोड़ दी है। महेंद्री पात्र क्योंकि मुझे बहुत दिमाग में जमा हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में उपन्यास में लिया। लेकिन वो जो एक दूसरी कहानी है जिसमें उसका पति विवाह के बाद छोड़ देता है, वो कहानी थी महेंद्री की, ओरिजिनल कहानी थी उसकी। और बहुत सुंदर, मतलब मैं तो उसको देखकर पहली बार, जब मैं छोटी थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, मेरे ख्याल से 15-16 साल की रही होंगी, तब मैंने उनको देखा था और मैं इतनी मुग्ध हो गई थी उनपे कि इतना सुंदर भी कोई होता है। तो वो थी महेंद्री। तो उसमें जो शकुन और उसकी बेटी का शायद कल्पित पात्र होंगे। ये कल्पित। जी अच्छा। जी। और कहानी मैंने बताया ना कहीं कल्पना और अपने शब्दों को जोड़ के, लेकिन उनकी पात्रों की पीड़ा ओरिजिनल है। अच्छा, हाँ। और पाठकों में अगर कोई है जटा जी से बातें करने के लिए तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका अनुभव क्षेत्र बहुत ही विशाल है। बहुत सारी ट्रांसफोबिया के बारे में यहाँ किसी ने पूछा है, तो ये आज क्योंकि ना मैंने इंटरव्यू के दौरान मैंने उन लोगों को स्पष्ट कहा कि अधिकतर लोगों ने ये कहा कि हम लोग गलत शरीर में प्रवेश कर गए हैं। मतलब हम हैं पुरुष तन में और हमारे अंदर नारी मन है, अगर हम हैं नारी शरीर में और हमारे अंदर पुरुष मन है, तो ये जो है ये ट्रांसफोबिया है। और ये आजकल ज्यादा देखने में आ रहा है। मैंने उन लोगों से स्पष्ट कहा कि अगर इस तरह सब सोचने लगे तो बहुत बड़ा समुदाय अपने आप को चेंज करेगा और हमारे समाज की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कई ऐसे लोग हैं कि जो अधिकतर लोग जो मुझे मिले हैं, लड़की से लड़के होने वाले मुझे मुश्किल से 2-4 मिले हैं, लेकिन पूरे पूरे मुझे 95-96% लोग लड़के से लड़की बनने वाले मिले हैं, कि जिनका ये कहना है कि हम हैं तो पुरुष देह, लेकिन हमारे अंदर नारी मन है। तो ये है ट्रांसफोबिया। वो चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अचानक उनका शरीर स्त्रियों की तरह लचक ले रहा है, बात करते करते उनके हाथ, बोलते हुए आऊंगी जाऊंगी। तो इस तरह ये कई लोगों को नेचुरल अंदर से आता है। फिर जब वो किसी के साथ मिलके बात करते हैं, कहीं कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें देखकर शायद कोई हमारी हंसी उड़ाएगा
और ये उनके अंदर का नेचुरल भाव है, वो आ ही जाता है, वो न चाहे तो भी वो आ जाता है। तो ये इस तरह का फोबिया उनको बन जाता है, ट्रांसफोबिया। जी। आपका मतलब है ट्रांसफोबिया, मतलब ये जो बस जन्मजात हो जाते हैं ना उनको, जैसे ऐसे ही सोचते, जैसे वो पुरुष शरीर है, उनको लड़की बनने की इच्छा जो होती है, उनके आंतरिक उनके व्यवस्था अंदर ऐसी होती है। उनके अंदर गुण ऐसे विकसित हैं पुरुष, लेकिन उन्हें लगता है हम भी लिपस्टिक लगाएं, हम भी बिंदी लगाएं, हम भी सजे। तो ये उनके अंदर की जो भावना होती है, ये भावना निश्चित रूप से अगर वो इस तरह बाहर निकलेंगे तो लोग हंसेंगे उन पे, क्योंकि समाज से, व्यवस्था से अलग हटके काम कर रहे हैं ना वो, तो वो उसको समाज स्वीकार नहीं कर पाता है। तो इस तरह ये ट्रांसफोबिया आज आज बहुत से लोगों में ये सब चीजें पनप रही है। तो मुझे देख के आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये वर्ग क्यों बढ़ता जा रहा है। और कोई है लता जी से प्रश्न पूछने के लिए? आपका वो साक्षात्कार संग्रह कब निकलेगा, इसके बारे में, जैसे आपने कहा विभिन्न प्रजातियों से आप मिले और उनका एक साक्षात्कार भी आपके संग्रह निकलने वाले हैं। हाँ जी, वो काफी मतलब लगभग तैयार है, अब पब्लिशिंग के लिए इसको करना है तैयार। तो ये भी इसके पीछे मकसद ये था कि जितनी ट्रांसजेंडर की एलजीबीटी कमिटी है जो है, ये बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो इसके सारे एक एक प्रतिनिधि को लेकर मैंने कि क्या भावना आती है, क्यों ये इस तरह की विचार इनके अंदर आते हैं, क्या फीलिंग है, समाज के साथ इनके क्या अनुभव हैं। तो ये सब चीजों को मैंने उसमें लेने का प्रयास किया है। क्योंकि ये सिर्फ मुख्य धारा के समाज के लोगों के लिए भी नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी एक रेफरेंस बुक होंगे, क्योंकि उनके अंदर जितनी भी प्रजातियां हैं, शायद उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, और ये एक तेरे के लोग सभी आपसी समस्याएं शायद समझ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी नमस्कार, मैं शीला यूनिवर्सिटी कॉलेज से। हाँ जी शीला जी नमस्कार। आप हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपका वक्त भी मेरे, और सुमा शबाना सभी को धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि मेरी सहेली, मैं ऐसा कहना ही पसंद करती हूँ, लता जी से और मिलने और उनका वक्तव्य सुनने का सुअवसर आपने प्रदान किया है। और लता जी के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम रोज मैसेज डाल कर सुप्रभात करती हूँ, और मेरे साहित्य क्षेत्र में मेरी प्रेरणा लता जी ही है। अरे अरे वही अरे मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कविता संग्रह का प्रकाशन उन्होंने किया था, साथ ही साथ मेरी लघु कथाएं, असल में मैं कुछ भी नहीं जानती थी लघु कथा के बारे में, उन्होंने ही एक पूरे दिन दे दिया मुझे, क्या क्या करना है, लघु कथाएं कैसी लिखनी है। इसी प्रकार की एक लेखिका को मैं पहली बार क्या है परिचित पाने का अवसर मुझे मिला है। वे इतना मिलनसार व्यक्तित्व रखने वाली है लता जी, हमारी लता जी हमारे छात्रों के लिए भी, हमारे लिए भी बहुत अधिक सहायक है। और उनकी मंगलामुखी मैंने कल पढ़ने के लिए ले लिया, उसी समय उन्होंने मुझे ऐसा एक साधारण एक मैसेज डाला था, तो मैंने उनसे बता दिया था मैं आज अभी मंगलामुखी ले लिया करके। तो उसमें मैंने पढ़ने पर मुझे ऐसा लगा, उनका दहलीज के दर्द भी मैंने पढ़ चुका है, मैं पढ़ चुकी हूँ, और साथ ही साथ उनके सिंदूर का सुख कहानी, उसका मलयालम में मैंने अनुवाद किया है और दिया है। और ऐसी लता जी के मंगलामुखी के महेंद्री, जैसे कि मेरी सहेली सुमा ने बता दिया था, महेंद्री हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, क्योंकि मणि को कैसे अपने महेंद्र बना दिया, महेंद्री बना दिए, फिर कैसे महेंद्र बना दिया, और जैसे जैसे हमारे शकुन को उनसे मिलवा दिया, जैसे कि परिवार में उन्हें बदल दिया, ऐसे ये सब बहुत सुंदर ढंग से आपने चित्रित किया है। जो भी हो और को एक बार दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपके मंच को आज हमारे सुप्रसिद्ध महिला कथाकार लता जी ने शोभा किया है। थैंक यू। रिंकू जी मेरा संपर्क नंबर जानना चाह रही हैं, तो सुमा जी से आप ले सकती हैं रिंकू जी। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो महेंद्री पात्र है, दरअसल थर्ड जेंडर को हम लोग क्या मानते हैं कि वो उनमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण हैं।
स्त्री भी हैं, वे आधे बोलते हैं हम आधे स्त्री हैं आधे पुरुष हैं, तो उनमें दोनों रूप हैं। तो मैंने उन दोनों रूपों को यहाँ पर अपने उपन्यास की पात्र महेंद्री के माध्यम से साकार किया है कि उनमें एक मातृत्व का गुण भी है, वे माँ बनकर भी अपने परिवार को पाल सकती हैं और पिता बनकर भी पाल सकती हैं। तो इस तरह उस उपन्यास में एक ही चरित्र के दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। यही है महेंद्री का, वो जो महेंद्र बाद में वो महेंद्र बना है, महेंद्री। बिल्कुल बिल्कुल। वो मंगलामुखी तो एक ही दिन में मैंने पूरा किया था, क्योंकि वो ऐसे दिलचस्प एक नॉवल भी है और काफी मुझे उसी में आपने वो मिनी भारत वाली बात ही कही है कि किस तरह वो अपना पूजा रूम रखते हैं और किस तरह मुख्य धारा के लोग बाकी जैसे कि संघर्षों से जी रहे ये जो ट्रांसजेंडर और मुख्य धारा के लोग संघर्षों से जो भाग जाते हैं, एक ही जो कहानी आपने, एक ही जो संदेश जो आपने उसमें दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, लता जी से बातें करनी है तो वातायन का दरवाजा खुला है। तो आप रिंकी जी को नंबर दे दीजिएगा मेरा, है ना? हाँ जी, अभी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, देवी जी पूछ लीजिए। जैसे आपने बताया कि किन्नर समाज में भी जातियां होती है, तो क्या उस समाज के लोग भी अलग अलग जातियों के आधार पर भेदभाव करते हैं आपस में? देखिए, अगर आप उनसे व्यक्तिगत पूछने जाएंगे तो वो समाज के सामने छवि खराब ना हो तो वो कह देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज स्थिति उनके बीच में भी बहुत विकट हो गई है, या हम कहें कि कोई भी जाति या समुदाय जब कहना चाहिए विकास की ओर होती है, जब वो थोड़ा सा विकास प्राप्त कर लेती है तो उनमें विवाद हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। और वही आज किन्नर समुदाय में आपस में इतने विवाद हो रहे हैं कि एक दूसरे का मर्डर तक उन्होंने कर दिया है। कई जगह, मतलब भोपाल में भी, भोपाल में तो अभी पिछले साल 3 बार गोलियां चल गई। और कहाँ का, शायद पंजाब में, हरियाणा में, सभी दूर उनके समुदाय में लड़ाई चल रही है। कारण ये कि थोड़ा सा ये समुदाय ऊपर उठा है तो बस। और अधिकतर लड़ाई इनकी होती है गद्दियों को लेकर भी होती है, जो उनका गुरु होता है। तो कई लोग चाहते हैं कि हम गुरु बन जाए, तो उनका पिछले गुरु के साथ कुछ राजनीति खेलो। तो एक तरह से कुल मिला के कहूँ कि राजनीति इनके डेरे में प्रवेश कर गई है। तो वो राजनीति के रहते इनके यहाँ भी विवाद होते हैं और बहुत होते हैं विवाद। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जब इनके बीच में राजनीति आ जाती है तो इनके बीच में जो है, चाहे जातिवाद हो जाए, चाहे किसी अन्य मुद्दा हो जाए, तो ये आपस में करते हैं जैसे आम समाज करता है इस तरह। और थोड़ी बहुत नहीं, इनकी ना बड़ी भयानक होती है, क्योंकि थोड़ा सा आक्रोशित है ना ये लोग, इनका गुस्सा जरा तेज है, तो इनकी लड़ाई भी बड़ी जोरदार होती है। और अभी जो स्थितियां बनी हैं, तो मैंने जैसे बताया आपको, उसमें मिलेगा मेरी कहानी संग्रह में, वो बोलना उचित नहीं है कि इनके जो आय के दूसरे स्रोत भी हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट बड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों से होते हैं, तो फिर वो सुपारियां भी चलती हैं। जी तो मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, इस तरह इनका बहुत वो होता है, लड़ाई तो होती है बहुत। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके। नमस्कार लता जी। नमस्कार विजय जी। जी, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलें। मैम, आपसे जानना था कि क्या ट्रांसफोबिया को हम सामाजिक घृणा के रूप में, सामाजिक अस्वीकार के रूप में भी देख सकते हैं? हम देखते ही हैं, हम देखते ही हैं। और ये अलग बात है, क्योंकि मैंने उनसे स्पष्ट, मेरी आदत है, मैं जब भी बात करती हूँ मैं एक तरह से उनको अपना समझ के बात करती हूँ कि आप ये मत समझें कि मैं मैं अपने मन की जिज्ञासा उनसे कहती। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारा मन करता है कि हम लड़की की तरह रहें, लड़की की तरह रहें, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि जब आप इस तरह रहोगे तो बताइए समाज आपको कैसे स्वीकार करेगा। और आप ये कल्पना करो कि आपके पेरेंट्स जब बाहर निकलेंगे और लोग उन्हें कहेंगे तुम्हारा लड़का तो लिपस्टिक लगा के घूम रहा था, तो उनपे क्या बीतेगी। आप एक तरफ कहते हैं वो ठीक है, क्योंकि उनका कहना भी ठीक है, वो कहते हैं हमें अंदर से इच्छा होती है और जब तक हम वो चीज को पा नहीं लेते तो हमें बेचैनी होती है। तो कई लोग इसीलिए घर छोड़ते हैं कि वो अपने मन मुताबिक वहां नहीं रह पा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा डेरे पे जाएंगे या कहीं अलग रहेंगे तो हम अपने हिसाब से रहेंगे। तो इस तरह की चीजें जब वो करेंगे, ये सब चीजें समाज का जो विधान है, समाज ने जो अपना विधान बनाया है, उस विधान से अलग हट के ये लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज में उपेक्षा का कारण तो बनेंगे, हंसी के पात्र बनेंगे, लोग उनको स्वीकारेंगे नहीं। जी, धन्यवाद। जी मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी बोले। टाइम है ना? हाँ जी बोले। हेलो। सलीजा पूछ लीजिए। हाँ लता मैम नमस्कार। मैं नमस्कार। पूरा सुन नहीं पाई हूँ, ये मेरे पीएचडी का टॉपिक है, मैं सुनना चाहती थी शुरू से, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। फेसबुक में ही लाइव देखा था, तो जल्दी से सुमा जी से लिंक मांग के यहाँ पे आ गए, क्योंकि 2 बातें मुझे पूछनी थी आपसे जो मैंने फेसबुक में अभी अभी सुना। तो अभी जो विजया मैम के लिए भी आप जो उत्तर दे रहे थे, वहां पे भी आप यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी बातें जो भी उनके मन में हो रहे हैं कि ऐसा होना है, पनप रहे हैं भाव, उन भावों को आप समाज स्वीकार नहीं करेंगे। इसी मुद्दे पर आप जैसे बड़े लेखिका भी ऐसे सोच रही है, ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमारी सोच को बदलना चाहिए ना, ऐसा मेरा एक क्वेश्चन है। हम क्यों एली नहीं बनते? एली मैंने जो हम उनके बारे में, उनकी अच्छाई जो उनके मन में हो, तो सबके मन में जो है वो उस तरीके से जीना चाह रहे हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो लोग भी अगर कुछ अलग सा चाह रहा है तो उस तरह जीने की अनुमति हम क्यों नहीं देते? ये देखो क्वेश्चन है। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि आप किन्नर शब्द यहाँ पे यूज कर रहे थे, तो मैंने हरनोट जी के लेख से सुना था, पढ़ा था, उनकी कहानी से भी पढ़ा था कि ये जो हिमाचल के एक प्रदेश का नाम और वहाँ के लोगों के लिए किन्नौरा किन्नर कहा जाता है, तो इसमें हमेशा ये पढ़े लिखे लोग की हर जगह ये यूसेज क्यों कर रहा है अभी भी ये किन्नर, उनका ना होने पर भी? मैंने ये देखा है, किन्नर अधिकार सोसाइटी नामक बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज वगैरह है, वे लोग भी अगर कोई नाम प्यार से स्वीकार करते हैं तो यही नाम है, और कोई नाम उन्हें स्वीकार नहीं है, भिन्न लिंग स्वीकार नहीं है, तृतीय लिंग स्वीकार नहीं है, उनके अलग अलग कारण भी वे बताते हैं। लेकिन यहाँ पे ये किन्नर शब्द क्यों यूज कर रहे हैं अभी भी हम, जो भी पीएचडी का विषय हो, हर जगह? ये भी एक क्वेश्चन है मैम। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देती हूँ। पहला भूल गई मैं क्या बोला था। दूसरा अभी याद है मुझे कि किन्नर, हाँ दूसरा भी याद है। पहला देखो, किन्नर जो नाम उन्होंने चयन किया था, वो नाम किन्नर प्रदेश को ध्यान में रख के नहीं किया था, वो ये था कि किम नर। उनको जब ये लोगों के सामने आए और इनका जब हाव भाव, इनका चलने का तरीका, इनका बात करने का तरीका, इनके हाथ वगैरह जो चलते थे, इनकी कमर जो हलती थी, इनके आंखों में काजल और माथे पे बिंदी, लिपस्टिक वगैरह जब लोग देखते थे, तो सहज एक प्रश्न, किम नर, संस्कृत में उस समय संस्कृत बोली जाती थी, किम नर, क्या ये नर है? तो ये शब्द करते करते अपभ्रंश होते किन्नर शब्द बन गया। तो वहां पे किन्नर शब्द इसलिए शुरू किया था। वो अलग बात है कि वो वहां से जुड़ गया और बाद में उसको उन्होंने आपत्ति ली तो उसको सरकार ने थर्ड जेंडर कर दिया, क्योंकि विवाद में सरकार वैसे भी नहीं रहना चाहती। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब ये। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था कि इस तरह के मतलब मैं भी इसको क्यों स्वीकार नहीं कर रही। अब आप कल्पना कीजिए, कोई बच्चा है, माँ से जब वो जिद करता है, अगर वो माँ से जिद करता है कि एक छोटे से खिलौने के लिए जिद करता है, माँ की कैपेसिटी में है, माँ उसको खरीद के दे सकती है, तो माँ उसको खरीद के दे देगी। लेकिन अगर वो जिद करता है कि मुझे तो पड़ोसी का ही खिलौना चाहिए, तो ये तो उसकी जिद अनर्गल हुई। तो ये जिद से माँ उसको निश्चित रूप से डांटेगी। और यहाँ जो इस तरह के जो भाव हैं इनके मन में, कि मैंने बताया ना आपको कि वो भी दोषी नहीं, मैंने ये शब्द भी कहा था कि उनको भी हम दोष नहीं दे सकते, कि वो कहते हैं हमारे अंदर से इस तरह के भाव आते हैं, तो उनको भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैंने उनसे ये शब्द कहा कि आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि जब वो बाहर निकलते हैं, देखो कई ख्वाहिशें हमारी ऐसी होती हैं कि जिनको हमें लगता है कि अगर हम इन ख्वाहिशों को पूरी करें तो समाज पे कोई हम पे आरोप लगाएगा, कोई मतलब इस तरह की कोई भी हो सकती है कि बॉयफ्रेंड के साथ हम
बढ़िया बाइक पे घूमे, तो हम नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी घर आके बोल देगा भाई कि तुम्हारी लड़की तो वहां घूम रही है। तो कुछ ख्वाहिशें हमारी ऐसी होती हैं जो हमें खुद लगता है कि ये ख्वाहिश पूरी करने पे हमें कहीं ना कहीं से छींटे मिलेंगे, तो हम उनको दबा देते हैं। तो यहाँ पर आप खुद कल्पना कीजिए ना, आप खुद भी कल्पना कीजिए कि घर का अगर कोई बच्चा इस तरह लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, या नाचता हुआ बाहर, या फ्रॉक पहन के बाहर निकलेगा, या साड़ी पहन के बाहर निकलेगा, तो निश्चित रूप से आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ से वहां तक समाज सब उसको देखेंगे, और कई लोग आके घर में बोल देंगे और हंसी उड़ाएंगे, सो अलग, माता पिता को बोलेंगे सो अलग, तो निश्चित रूप से माता पिता इसका विरोध करेंगे। माता पिता भी अपनी जगह गलत नहीं है, ये मेरा विचार। ये मैंने जो शब्द कहा था ना, वो ये था कि माता पिता भी अपनी तरफ गलत नहीं है, उनकी तरफ भी सोचो। समाज भी अपनी तरफ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज ने एक विधान बनाया है कि लड़के का स्वरूप ये है, लड़की का स्वरूप ये है। जब आपको लड़के में लड़की का स्वरूप दिखेगा तो समाज भी उसको उसके ऊपर प्रश्न उठाएगा। तो यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, बिल्कुल अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमारे घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम निश्चित रूप से उसको रोकेंगे। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उसमें शिक्षा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षित होने से समाज थोड़ी बदल जाएगा, हमारे विचार बदलने से समाज नहीं बदल जाएगा। क्योंकि समाज तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो तो बरसों से पुरुष की यही छवि देखते हुए आया है, तो वो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया तो उसी रूप में होगी। वो हंसी उड़ाएगा, उपहास उड़ाएगा उसका। ये है मेरा कहने का तात्पर्य। मुझे लगता आया आपको प्रश्न का निराकरण हुआ। ओके मैम, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात के लिए, लेकिन फिर भी ओके मैम। क्योंकि मैं तो आप यही चाहती हूँ कि समाज में ये बदलाव आए। जो सोच है हमारी, जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि समाज ने जो भी बना के रखा है वो सब टैबू जैसा, ये जो बातें हैं ना, इन्हीं सबको हमें मीन्स बताना है लोगों को कि हमारा जेंडर सेक्स या लिंग के आधार पर नहीं है, हमारे सोच के आधार पर है। सोच अगर जो कर रहा है, कह रहा है, उसी के आधार पर होना चाहिए। ऐसे जेंडर यूनिकॉर्न भी बता रही है, वैसे भी पूरी दुनिया भर में ये नियम तो अभी हो चुकी है। हमारे यहाँ पे भी ये बदलाव आना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ मैम। सॉरी टू से दैट। को सरकार ने मान्यता भी दी है। और हाँ अभी मुझे लगता है आप तो युवा होंगी, अभी मैं आपको उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी उम्र का अंदाजा लगाओ तो ये एक उम्र का प्रभाव है। समझती हूँ मैम, समझती हूँ मैम। आप कल्पना करो कि आप ये जो ट्रांसफोबिया के प्रसंग में लता जी ने ये बात कही है। नहीं, थोड़ी सी कल्पना करो कि समाज जो व्यवस्था बनाता है, आप कल्पना करो कि समाज जो व्यवस्था बनाता है ना, उससे समाज का संतुलन बना रहता है। अब आए दिन अगर कोई आदमी कहता है कि मैं तो पुरुष स्त्री बन के रहना चाहता हूँ, कोई स्त्री कहेगी मैं तो स्त्री हूँ पुरुष, क्योंकि छूट मिल जाएगी उनको, तो अब आप सोचो कि समाज का संतुलन कैसे बनेगा, क्या स्थिति बनेगी समाज की, समाज का स्वरूप कैसा होगा। क्योंकि कुछ बंधन बहुत जरूरी हैं। यहाँ कोकिला जी कह रही हैं कि लता मैम की बात से सहमत हूँ। तो ये देखो, उम्र का भी ये अंतर, आप घर में भी सोचो ना कि घर में अगर हर व्यक्ति अपना नियम चलाएगा तो आप अपने घर को कब तक आप बांधे रखोगे। तो समाज को बांधे रखने के लिए इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं, और अगर उन नियमों, अगर हर व्यक्ति को अपने अनुसार रहने की स्वतंत्रता दे दी गई तो कोई भी, वो तो निकलेंगे, उन्होंने अपनी मर्जी से निकल रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो इससे सोचो समाज की क्या स्थिति बनेगी। तो इस दृष्टि से भी हमें देखना, क्योंकि हमें एक साहित्यकार बहुत तरीके से देखता है ना, बहुत सारी दृष्टियों से देखना पड़ेगा उसको। लेकिन मेरी बात नहीं है कि अगर ऐसी बातें हैं तो महेंद्री तो नहीं बन सकती थी, तो महेंद्री को घर से निकालकर सडेरे में डाल दिया था। लेकिन महेंद्री के कारण ही आपने वो जो कल्पना है वो कहानी, फिर भी महेंद्री के कारण मुख्य धारा की एक लड़की को जीवन मिला है। तो ऐसे में कुछ बातें, मानसिक धारणाएं ऐसी होती है जो बदल नहीं सकती। शायद सलीजा ने एक ही पूछा है, तो वे जानबूझकर नहीं, अनजाने में, मतलब उनको ऐसे हो जाते हैं तो वो अपने उस व्यक्तित्व से बाहर नहीं आ पाते। तो उनकी वो मजबूरी है, वो भी हमें समझने की अपनी व्यवस्था है। लेकिन समाज की एकता के लिए ये चीजें थोड़ी सी नुकसानदेह हैं। सबकी अपनी व्यवस्था है, ना मैं उन लोगों को दोष देती हूँ, ना समाज को दोष देती हूँ, क्योंकि
ये सब बरसों से कोई चीज चली आ रही, वो एकदम से अगर सामने बदलती है तो वो स्वीकार नहीं होती है। और दूसरी बात है, कुछ चीज हमारे जो पुराण वेदता हैं, हमारे जो प्राचीन महर्षि हैं, उन्होंने अगर समाज की स्थापना की है तो बहुत सोच समझ के, और आज हमने उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया है, इसी कारण हम लोग इतने परेशान हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से सोच समझ के समाज की स्थापना की है और समाज के रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। कुछ रेगुलेशन जिसको आप नियम के रूप में देख रही हैं, वो कुरीति हैं अगर, तो वो उनके बनाए हुए नियम नहीं है, वो हमने अपने आप कुरीति बना के उसको कुरीति में ढाल दिया है और उसको एक परंपरा बना लिया है। वो उनकी मैं बात नहीं करती, लेकिन जो स्वच्छ नियम हमारे ऋषियों ने बनाए हैं, वो उन्होंने बहुत वैज्ञानिक आधार पे बनाए हैं। उस दौर में उन्होंने विज्ञान को आधार बना के बनाए हैं, तो वो नियम का पालन बहुत जरूरी है। तो उससे लेकिन समाज ये जो आपने जो जिन ट्रांसजेंडर के बारे में जो कहा, मानवी जी हो, भैरवी जी हो और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये सब इस मुकाम पर आ गए हैं कि वो शिक्षा के कारण। तो ऐसे भी जागरूकता पैदा हो जाए तो शायद ये तीनों लोग बराबर वो रह सकते हैं एक समाज में। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका एकदम नेचर ही बदल जाता है ना शिक्षा के कारण। आप उनकी बात करने का तरीका देखिए, उनके बोलने का, उनका उठने बैठने का, उनका व्यवहार देखिए, एकदम से चेंज हो जाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। चलिए अब बंद करें, हमारी मित्र आ गई हैं, हम जाते हैं वॉक पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, आपने शायद 1.5 घंटे तक हमारे साथ बनी रही और बहुत सी ट्रांसजेंडर या किन्नर पर बहुत सारे विषयों पर आप हमारे दृष्टिकोण भी बदला है और हमारे सोचने के लिए आपने काफी मजबूर किया है हमें, और शोध छात्रों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक सेशन। और मैं ये जो इस व्याख्यान माला के सभी आयोजकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जितने भी प्रतिभागी हमारे इस व्याख्यान माला में शामिल हुए हैं उन सभी को सरकारी महिला महाविद्यालय त्रिवेंद्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एक बार फिर धन्यवाद देकर मैं विदा लेती हूँ।